नमस्कार। हम ध्वनि पर बात कर रहे थे, ध्वनि विज्ञान पर बात कर रहे थे और जब हमने ध्वनि पर बात की तो हमने देखा, ये जाना कि ध्वनि जो है वो भाषा की लघुत्तम इकाई है। और जब हम इस लघुत्तम इकाई को देखते हैं तो ये लघुत्तम इकाई सुनने के स्तर पर है। इसीलिए हम इसको जब परिभाषित करते हैं तो हम यूँ कह देते हैं कि ध्वनि जो है वो भाषा का लघुत्तम श्रव्य खंड है। ठीक है। कुछ चीज़ों का दोहराव कर रहे हैं जो कि आवश्यक है। देखिए, ध्वनि विज्ञान जो है स्नातकोत्तर कक्षाओं का तो विषय है ही, लेकिन यदि आप भाषा के विद्यार्थी हैं, यदि आप नाना प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग ले रहे हैं, तो वहाँ वर्ण विचार संबंधित जो विषय है वो ज़रूर आता है। इसके अलावा ये जानकारी आपको संधि में भी मदद करती है। तो ये एक मूल बात है जो कि भाषा के विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। इसलिए जब हम ध्वनि विज्ञान पढ़ते हैं तो ये सभी छात्रों के लिए, सभी छात्राओं के लिए उपयोगी हो जाता है। तो जैसे कि मैंने वर्ण पर बात की, ध्वनि पर बात की कि ध्वनि भाषा का लघुत्तम श्रव्य खंड है। जब हम श्रव्य के स्थान पर बात करते हैं, कल हम ध्वनि के बारे में हम पढ़ रहे थे तो हमने जाना कि ध्वनि से संबंधित 3 बातें महत्वपूर्ण हैं कि उसका ध्वनि का उत्पादन होता है, फिर वायु के द्वारा उसका संवहन किया जाता है और फिर उसका कर्णकुहरों के द्वारा उसका श्रवण किया जाता है। तो जब हम ये बातें पढ़ रहे हैं तो ध्वनि के बाद हमें एक इकाई वर्ण पर जाना होगा। और वर्ण हमने पढ़ा था कि वर्ण जो है, यदि ध्वनि श्रव्य स्तर पर लघुत्तम इकाई है तो ध्वनि वर्ण जो है वो भाषा का वह रूप है जो कि हमें दिखाई देता है। हमने जब ध्वनियों को एक आकृति प्रदान कर दी, उसे एक लिपि में बांध दिया, तो हमने उसे कहा कि ये वर्ण है। वर्णों का हमने फिर विभाजन किया स्वर, व्यंजन और अयोगवाह के रूप में। स्वर हमने 11 माने, व्यंजन हमने 33 माने। फिर जब हमने इन ध्वनियों का विभाजन किया तो हमने देखा कि जो ध्वनियाँ हैं वो अलग अलग स्थानों से उच्चरित होती है। हमने देखा कि जो मुख विवर है, जहाँ कंठ पिटक से लेकर ओष्ठ तक, इसके भीतर जाने कितने उच्चारण अवयव हैं और कितनी स्वर यंत्रियाँ हैं जिनके पर्दों के संकुचन से और फैलाव से, साथ ही जो निश्वास निकलता है उसके कहीं ना कहीं मुख विवर में स्पर्श से ध्वनियाँ अलग अलग स्तरों से उच्चरित होती है। उसी आधार पर हमने जो काकल ध्वनि से लेकर हमने तालु, मूर्धा, वर्ट्स, दंत, ओष्ठ्य, ये सभी ध्वनियाँ इनमें विभाजन किया था। हमने प्रयत्न के आधार पर भी कुछ ध्वनियों का, क्योंकि प्रयत्न के आधार पर भी ध्वनियाँ थी और उच्चारण अवयवों के स्थान के आधार पर भी ध्वनियों का विभाजन था। तो देखिए, जो बातें पूछी जाती है इन वर्ण विभाजन में आपके, उसमें आपसे ये पूछ लिया जाता है, जैसे कि हम बात करें मसलन तो अघोष स्वर क्या है, अघोष व्यंजन क्या है। तो जब हम अघोष व्यंजन की बात करते हैं तो पहले तो आपको जो व्यंजन हैं वो याद होने चाहिए, उनके सारे वर्ग याद होना चाहिए, जैसे क, ख, ग, ग, अंग, च, छ, ज, झ, य, ये सब कुछ याद होना चाहिए। फिर आप पहचान पाएंगे कि हम अघोष वर्णों में यदि देखें तो जो प्रत्येक वर्ग है, चाहे आप क वर्ग की बात कर लीजिए, चाहे च वर्ग की बात कर लीजिए, चाहे त वर्ग की, चाहे ट वर्ग की या प वर्ग की, जिन्हें हमने स्पर्श संघर्षी व्यंजनों के उसमें भी रखा था, स्पर्श व्यंजन में भी रखा था। तो उसमें अगर हम देखें तो अघोष व्यंजन जो है किसी भी वर्ग का प्रथम और जो द्वितीय व्यंजन है वो अघोष व्यंजन माना जाता है। जैसे कि प्रथम व्यंजन हम क वर्ग की बात करें तो क, ख, ये प्रथम व्यंजन हैं और ये अघोष व्यंजन की श्रेणी में रखे जाएंगे। इसी तरह यदि हम च वर्ग की बात करें तो वहाँ च, छ, ये जो 2 वर्ण हैं वो अघोष व्यंजनों की श्रेणी में रखे जाएंगे। लेकिन इसी के चलते अगर हम अघोष के बाद हम जो दूसरी श्रेणी लेते हैं घोष व्यंजन, उनमें हम रखते हैं कि जो प्रत्येक वर्ग है उसका तृतीय, चतुर्थ और जो पंचम व्यंजन है। जैसे कि हमने क वर्ग की बात की तो वहाँ ग, घ और अंग जो है वो अघोष वर्णों की श्रेणी में आएंगे। और हमने अघोष व्यंजन
की श्रेणी में केवल क वर्ग को ही नहीं बल्कि च, त, प इसके जो समूचे वर्ग हैं उसके तृतीय, चतुर्थ और पंचम व्यंजन को रखा। इसके बाद अगर हम अल्पप्राण वायु अल्पप्राण व्यंजनों के नाम लें तो इन अल्पप्राण व्यंजनों में जब जो निश्वास निकलता है, जो वायु बाहर निकलती है वो कम मात्रा में निकलती है, तो उन्हें हमने अल्प प्राण कहा, जिसमें प्राण तत्व कम है, जो वायु जो है उतने वेग से नहीं निकल पा रही, इसलिए हमने क्या कहा, इन्हें अल्प प्राण। तो अल्प प्राण व्यंजनों की बात देखें तो ये आप ध्यान रखें, किसी भी वर्ग का जो प्रथम, तृतीय और पंचम व्यंजन है, जैसे कि यदि हम क वर्ग की बात करें तो क प्रथम है, तृतीय ग है और अंग पंचम वर्ण। इसी तरह च की बात करें तो च, ज और य। इसी तरह त की बात करें तो त, द और न। फिर प की बात करें तो प, ब और म। तो इस तरह जो प्रथम, तृतीय और जो पंचम वर्ण हैं हर एक वर्ग के, वो महाप्राण, वो अल्पप्राण व्यंजनों की श्रेणी में रखे जाएंगे। जब हम अल्पप्राण की बात कर रहे हैं तो अल्पप्राण व्यंजनों में जो निश्वास है, जो वायु है, जो बाहर निकल रही है जो वायु, उसमें प्राण तत्व कम होता है, उसका वेग कम होता है, इसीलिए हमने अल्पप्राण व्यंजन कहा। और प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण जो है वो इसमें समावेशित किया। इसके बाद जो छूट जाते हैं वो महाप्राण। तो महाप्राण जिनको जब उच्चारित किया जाता है, जिन व्यंजनों को, तो जो प्राण तत्व है वो अधिक होता है, जो वेग है वो अधिक है, जो वायु जो है, निश्वास जो है वो अधिक मात्रा में निकलता है, इसलिए हमने इन्हें नाम दिया कि ये महाप्राण व्यंजन है। तो महाप्राण व्यंजनों में प्रत्येक वर्ग का द्वितीय और चतुर्थ वर्ण जो है, जैसे कि हम क वर्ग की बात करें तो ख और घ जो है वो महाप्राण व्यंजन है। इसी तरह हर एक वर्ग में, चाहे च की बात कीजिए तो छ और झ जो है महाप्राण व्यंजन कहलाएंगे। त वर्ग की बात करें तो थ और ध जो है वो महाप्राण व्यंजन कहलाएंगे। इसी तरह प वर्ग की बात करें तो फ जो है और भ जो है वो महाप्राण व्यंजन कहलाएंगे। ट वर्ग छूट गया शायद, ट वर्ग में ठ और ढ जो है वो महाप्राण व्यंजन कहलाएंगे। तो इस तरह हमने देखा कि किस प्रकार अघोष, घोष और अल्पप्राण, महाप्राण व्यंजन बांटे गए हैं। देखिए, ये आप चाहे आप स्कूल एजुकेशन से संबंधित कोई भी परीक्षा दे लें, या आप नेट की परीक्षा दे लें, या फिर प्रथम ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड का जो आप एग्जाम दे लें, इन सभी परीक्षाओं में ये प्रश्न अमूमन पूछे जाते हैं अल्पप्राण से संबंधित और महाप्राण से संबंधित। इसलिए ये दोहराव जरूरी था कि आप जरूर ये कर लें, क्योंकि कल की क्लास बहुत लंबी हो गई थी और उसमें हमने ध्वनि संबंधी नाना चीजें पढ़ी थी, ध्वनि को परिभाषित किया था, साथ ही उसके जो किस प्रकार उसको अलग अलग तरह से उच्चारित किया जाता है वो बातें हमने देखी थी। देखिए, इसके बाद जो स्वर हमने, जब स्वरों का विभाजन किया, जब हम प्रयत्न के आधार पर, तो उसमें एक हमने चीज श्वास भी देखी। तो श्वास किन्हें कहते हैं, श्वास व्यंजन क्या है, श्वास वर्ण क्या है, जिनको उच्चारित करने से जो हवा जो है मुख विवर से निर्बाध गति से निकल जाती है वो श्वास कहलाता है। तो श्वास प्रश्वास की क्रिया जो है वो निर्बाध होती है। तो इसमें जो वर्ण आते हैं वो छ वर्ण आता है, वो फ आता है और ठ वर्ण, ये इस तरह के वर्णन हैं जिन्हें श्वास वर्ण कहा जाता है। इसी तरह विवार अगर कहें, विवार और संवार, इन्हीं से शब्द बनते हैं विवृत और संवृत। तो विवार मतलब है पूर्णतः खुला हुआ। तो जिन शब्दों को उच्चारित करने में जो मुख विवर है, जो स्वरतंत्रियां हैं वो पूर्णतः खुली रहती है। मुख विवर स्वरतंत्रियों की बात करें, स्वरतंत्रियां पूर्ण रूपेण खुली रहती है, उन्हें हम विवार कहते हैं, जिसमें क, प, च, ट और त, ये जो जिसमें प्रथम, हर वर्ग का जो प्रथम वर्ण है, इस तरह याद कर लीजिए, उन व्यंजनों को विवार कहते हैं, क्योंकि उनके उच्चारण करने में स्वर तंत्रियां पूरी तरह खुली रहती हैं। इसका जो विलोम एक तरह से कह लें, संवार का, विवार का जो विलोम है संवार, कि जिनके उच्चारण करने में जो स्वर तंत्रियां हैं वो क्या हो जाती हैं, संकुचित हो जाती हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, संवार कहते हैं। और इसमें जो तृतीय वर्ण है,
वो शामिल कर लें आप, जैसे ग है, ब है, ज है, ड है और द है। तो ये विवार कहलाता है। श्वास हमने देख लिया। देखिए श्वास में निर्बाध गति से बाहर निकलती है ध्वनियाँ, और इसमें हमने जो झ वर्ण पढ़ा ये लगभग और छ वर्ण, फ वर्ण और ठ वर्ण, तो ये आपके श्वास ध्वनियाँ कहलाती है। इसी तरह नाद ध्वनियाँ, जिसमें हमने बात की कि जिनके उच्चारण में स्वरतंत्रियों में कंपन होता है, अतिशय कंपन होता है, तो म, ण और न, जिन्हें मधुर ध्वनियाँ भी कहा जाता है, इन ध्वनियों को नाद ध्वनियाँ ध्वनि विज्ञान में पुकारा जाता है। तो ये ध्यान रखें, हमने अघोष, घोष, अल्प प्राण, महाप्राण, नाद, श्वास और विवार और संवार, इस प्रकार ये ध्वनियाँ पढ़ी, और ये हमने आपके बाह्य प्रयत्न के आधार पर ये ध्वनियाँ पढ़ी थी। इनका दोहराव इसलिए क्योंकि ये परीक्षा उपयोगी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए जब हम ध्वनियों का विभाजन करते हैं तो हमने ये व्यंजनों का विभाजन जो है स्थान के आधार पर किया, प्रयत्न के आधार पर किया, तो इस आधार पर भी विभाजन किया, लेकिन कुछ ध्वनियाँ अलग अलग भाषाओं में अलग अलग प्रकार से मिलती है। उन ध्वनियों का जिक्र हम यहाँ पर करेंगे, और जब आप बड़ा प्रश्न लिखते हैं ध्वनि विज्ञान से संबंधित तो उनमें इन ध्वनियों का जिक्र जरूर करें। देखिए कुछ ध्वनियाँ होती हैं, उन्हें हम क्लिक ध्वनियाँ कहते हैं। ये क्लिक ध्वनियाँ क्या होती हैं और कौन सी भाषाओं में ये ज़्यादा पाई जाती है? तो यदि हम क्लिक ध्वनियों की बात करें तो जिनके उच्चारण में जो निश्वास है वो मुख विवर से बाहर निकल जाता है, अमूमन ऐसा ही होता है, लेकिन इन ध्वनियों के उच्चारण में जो निश्वास है वो मुख विवर में प्रविष्ट करता है, वो वापस आता है, वो भीतर की ओर खींचता है वायु को। निश्वास जो है बाहर की ओर ना जाकर वायु को कहाँ खींचता है? भीतर की ओर। तो अमूमन जो व्यंजनों के उच्चारण में जो क्रिया होती है उसमें जो निश्वास है वो मुख विवर से बाहर की ओर जाता है। जितनी भी हमने प्रयत्न के आधार पर जो ध्वनियाँ देखी और स्थान के आधार पर ध्वनियाँ देखी उनमें ऐसा हो रहा है। लेकिन ये जो क्लिक ध्वनियाँ हैं इनके उच्चारण में निश्वास वायु को भीतर की ओर खींचा जाता है। जो निश्वास वायु है उसको कहाँ खींचा जाता है? भीतर की ओर। जब हम देखें तो दक्षिण अफ्रीका की जो बुशमैन परिवार की भाषाएं हैं उनमें अधिकांश जो वर्ण हैं वो इस प्रकार के हैं। उनके जो अधिकांश ध्वनियाँ हैं वो क्लिक ध्वनियाँ हैं। और इन्हें क्लिक ध्वनियाँ क्यों कहा जाता है? देखिए यदि हमारा जो हाथ है वो किसी गर्म बर्तन से एकाएक छू जाए, यदि हमारे पैर में एकाएक कांटा चुभ जाए, यदि एकाएक हम गिर पड़े या एकाएक कुछ ऐसी अनिष्ट हो जाए जिससे हमें अचानक एक दर्द की अनुभूति हो, तो हमारे मुंह से सी 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 इस तरह की ध्वनियाँ जो निकलने लगेगी, उन ध्वनियों में क्या होता है कि जब निश्वास है वो एकाएक अंदर की ओर आता है, वो मुख विवर में आता है, तो इसीलिए इन ध्वनियों को क्लिक ध्वनियाँ कहते हैं। देखिए बहुत स्वाभाविक और नैसर्गिक होती हैं, इन्हें किसी प्रयास से नहीं बोला जा सकता। तो जैसे कि और इसी की तरह की यदि आप जैसे कोई गाय आ गई तो आप किस तरह उसको दूर भगा रहे हैं, इसी तरह कोई जानवर आ गया तो उसे किस तरह दूर भगा रहे हैं, ये कि झटके में निकलेंगी, लेकिन जो निश्वास वायु है वो पुनः कहाँ आएगी? वो अंदर की ओर आएगी, वो मुख विवर में आएगी। तो ये बात हम जरूर ध्यान रखें कि क्लिक ध्वनियाँ किसे कहते हैं। आपको जब उदाहरण का उल्लेख करना है तो दक्षिण अफ्रीका के जो बुशमैन परिवार की जो भाषाएं हैं उनमें अधिकांश ध्वनियाँ जो हैं वो क्लिक ध्वनियाँ मिलती हैं। तो इसमें यदि संपूर्ण स्पर्श ध्वनियों का यदि हम क्लिक उच्चारण करें तो उनका स्पर्श बिंदु तो साधारण ध्वनि का ही रहता है, लेकिन इनमें अंतर बहुत हो जाता है क्योंकि जो वायु निकलती है तो वो स्पर्श ध्वनियों का वहाँ अंतर हो जाता है, उन उच्चारण अवयवों का अंतर हो जाता है, और एकाएक ऐसी प्रतिक्रिया होती है कि वायु जो है वो मुख विवर से हो जाता है। तो बाहर से आने वाली वायु
इसमें स्पर्श बिंदु पर रुकेगी और फिर एकाएक स्फोट होता है। स्फोट कैसे होगा? क्योंकि जब उच्चारण होगा तो स्फोट तो होगा ही। तो जो वायु है, जो बाहर से वायु जो आ रही है, वो मुख विवर में किसी न किसी स्पर्श बिंदु से टकराती है क्लिक ध्वनियों में और फिर उसका स्फोट होता है। तो इसी कारण यदि इन ध्वनियों का, स्पर्श ध्वनियां तो हैं ही, यदि इन क्लिक ध्वनियों का हम तीव्रता से उच्चारण करना चाहें, बहुत वेग से उच्चारण करना चाहें, तो वो संभव नहीं है, क्योंकि ये एक अनजाने में होता है, इसे सायास नहीं किया जाता है। और जो सांस ली जाती है, जो निश्वास वायु जो भीतर ली जाती है, अचानक से वो स्पर्श बिंदु से एक क्षण के लिए टकराती है और स्फोट हो जाता है। तो भाषा वैज्ञानिकों ने इन क्लिक ध्वनियों का वर्गीकरण भी किया है और इन्हें भी जब हम देखें तो मूर्धन्य, तालव्य, पार्श्विक, ओष्ठ्य और दंत्य इन ध्वनियों में बांटा है और इनके वर्गीकरण और विश्लेषण का प्रयास किया है। तो ये ध्यान रखें, जो क्लिक ध्वनियां हैं वो अनायास ध्वनियां हैं। चित्कार, सित्कार की जो ध्वनियां हैं ये सारी इसी वर्ग में रखी जाती हैं। और अगर किसी भाषाई परिवार का आपको उदाहरण देना है तो दक्षिण अफ्रीका के जो बुशमैन परिवार की भाषाएं हैं उनमें अधिकांशतः क्लिक ध्वनियां पाई जाती हैं। तो ये क्लिक ध्वनियां हमने पढ़ी। इसके बाद देखिए जो कल भी आप पढ़ चुके हो और उनमें कुछ जो संयुक्त ध्वनियां हैं, चाहे वो संयुक्त स्वर हो या संयुक्त व्यंजन, उनकी बात हम करेंगे। हम पढ़ चुके हैं, इसलिए आप इनका दोहराव करें एक तरह से कि जब हम ये संयुक्त ध्वनियों को पढ़ते हैं तो और संयुक्त स्वर की बात करते हैं, तो जैसा कि हमने कहा था कि भिन्न भिन्न स्थान से उच्चारित होने वाले दो जो विजातीय स्वरों के योग से जो स्वर निर्मित होते हैं उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। तो भिन्न भिन्न स्थान से उच्चारित होने वाले, ये बात ध्यान रखें कि और ये भी है कि जब इनका संयुक्त स्वरों का उच्चारण किया जाता है तो ये जो दो या दो से अधिक स्वरों के योग से जो स्वर बनता है ये एक झटके में बोले जाते हैं और इन दोनों के निर्माण से संयुक्त स्वर का निर्माण हो जाता है। ये इतनी तीव्र होती है ये क्रिया कि हम उसको विलग ही नहीं कर सकते कि कौन सा स्वर कहाँ है। जैसे अ और ई के योग से क्या बनता है? ए। तो जब हम ए बोलते हैं तो वो अ और ई के योग से बन रहा है, लेकिन वो प्रक्रिया हमें नजर नहीं आ रही। इसी तरह अ और ऊ के योग से ओ स्वर बनता है। तो ये चीजें हैं, इन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। इसी तरह यदि अगर हम बात करें अ और ए का हमने देखा आई, और इसी तरह जो ओ और औ बनता है वो अ और ओ के योग से औ बनता है, ये भी संयुक्त स्वरों की श्रेणी में आता है। तो संयुक्त स्वर जब इनकी बात कर रहे हैं तो इन्हें जब हम हिंदी में देखते हैं तो समानाक्षर या असंयुक्त स्वर भी इन्हें कहा जाता है। तो जब दो स्वर परस्पर एक साथ मिलकर एक तीसरे स्वर की ध्वनि को जन्म देते हैं तो हम उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। और 4 संयुक्त स्वर हैं, ए, ऐ, ओ और औ। जब हमने ए का निर्माण देखा तो अ और ई से देखा, जब हमने ऐ का निर्माण देखा तो ए और ए से देखा। इसी तरह जब हमने औ का निर्माण देखा तो अ और ओ से औ का निर्माण देखा है। इसी तरह जब ओ जो अ और ऊ से, जो तालु ऊ है उससे ओ का निर्माण। तो ये जो चारों स्वर हैं ए, आई और ओ, औ, इन्हें हम वृद्धि स्वर भी, ए और ओ को गुण स्वर कहते हैं और आई और औ को वृद्धि स्वर भी कहते हैं। तो ये संयुक्त स्वर हैं। ये वृद्धि स्वर और गुण स्वर की बात इसलिए ताकि संधि में ये चीज ध्यान रहे कि किस प्रकार ए तथा ओ को गुण स्वर हम क्यों कहते हैं, क्योंकि कंठ और तालु से इनका निर्माण हुआ है, वहां से मेल हुआ है। इस प्रकार ये संयुक्त स्वर कहलाते हैं क्योंकि भिन्न भिन्न स्थान से उच्चारित विजातीय स्वर हैं, इसलिए ये संयुक्त स्वर कहलाएंगे। जैसा, और आदि, ये शब्द हैं इनसे निर्मित ये संयुक्त स्वर के उदाहरण हैं। अब हम बात करते हैं संयुक्त व्यंजन ध्वनि। अब देखिए, जब संयुक्त व्यंजन ध्वनि की बात करेंगे तो इनमें भी जो संयुक्त व्यंजन हैं वो अलग अलग प्रकार के हैं। जैसे कि एक जो संयुक्त व्यंजन का प्रकार है वो द्वित्व व्यंजन कहलाएगा। जब समान स्थान से उच्चारित होने वाला वही वर्ण दोबारा क्रमिक रूप से आ जाए और उसका जो जन्म है
वो समान व्यंजन से तो होगा ही, लेकिन उसमें एक जो व्यंजन होगा वो स्वर रहित होगा। जैसे कि आप पत्ता शब्द देखिए, पत्ता शब्द में स्वर रहित त का जो योग है और उसका त से संयोग होता है, तो वहाँ ये जो त स्वर रहित त और जो स्वर सहित त का योग से पत्ता शब्द बनता है। तो इसी प्रकार जब हम देखें जो कुत्ता शब्द है वो भी इसी तरह शब्द निर्मित है, कुक्कुट शब्द है वो भी इस तरह निर्मित है। तो जहाँ समान जो वर्ण है वही अगर स्वर रहित जो व्यंजन है वो स्वर सहित व्यंजन के साथ उसका योग होता है, तो वो संयुक्त व्यंजन ध्वनि में द्वित्व वर्ण माना जाता है। इसी प्रकार कुछ जो ध्वनियां हैं जैसे कि क्ष, त्र और ज, इनको जब अगर यदि हम देखते हैं तो इनमें जो स्वर रहित, जैसे क्ष को देखें तो स्वर रहित क का योग मूर्धन्य श से होता है वहां पर, तो क्ष बनता है। इसी तरह त्र को देखें तो त जो स्वर रहित त है और उसका योग जो है र से होता है, वो स्वर सहित है, तो इस प्रकार त्र बनता है। इसी तरह जब ज को देखें तो स्वर रहित ज का जो योग है उसका य व्यंजन से होता है, जो च वर्ग का जो अंतिम वर्ण है पंचम वर्ण उसके योग से होता है, तो क्या बनता है ये ज बनता है। तो इस प्रकार ये दो व्यंजनों के संयोग से बनने वाले ध्वनियां हैं, व्यंजन हैं, इसीलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। तो हमने एक तो देखा कि द्वित्व व्यंजन क्या है और एक संयुक्त व्यंजन देखा, तो ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। और इनके प्रयोग से यदि हम काव्य शास्त्र में बात करें और भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से बात करें, काव्य विषयक बात करें, तो जहाँ वीर रस का प्राचुर्य होता है वहाँ द्वित्व वर्णों की और संयुक्त जो वर्ण हैं उनका प्राचुर्य वहाँ देखने को मिलता है। तो ये संयुक्त ध्वनियों की बात थी, व्यंजन के रूप में जब हमने बात की। इसके बाद देखिए जब विभाजन करते हैं तो मानक स्वर की बात की जाती है। ये मानक स्वर आखिर क्या है? देखिए इन मानक स्वरों को कुछ भाषा विज्ञानी प्रधान स्वर भी कहते हैं। जब इन प्रधान स्वरों की बात करते हैं तो ये केवल ऐसा नहीं है कि ये केवल भारोपीय परिवार की भाषाओं की बात की जा रही है, लगभग सभी भाषाओं में ये जो मानक स्वर हैं वो पाए जाते हैं। और ये मानक स्वर जिह्वा की स्थिति के आधार पर बताए गए हैं। जब जिह्वा के अग्रभाग, मध्य या पश्च भाग उठती है उनके उच्चारण में, इस आधार पर इन मानक स्वरों का या इन प्रधान स्वरों का विभाजन किया गया है। और ये विभाजन अग्र मध्य और पश्च, मध्य में मतलब तालु, तो अग्र मध्य और पश्च के आधार पर किया जाता है और ये संख्या में 8 माने गए हैं। तो जब हम अ और ई की बात कर रहे हैं, अ ए जिसमें चंद्र की आवाज आ रही है हल्की, और ए जो लघु जो हर्ष ए है वो, और ई दीर्घ ई की बात की जा रही है। तो ये 4 अग्र स्वर माने जाते हैं। और साथ ही आ, ओ और उ, ये जो है ये दीर्घ स्वर पश्च स्वर माने जाते हैं, क्योंकि इनमें भी संवृत और विवृत होता है। जब हम आ देखें तो आ विवृत है क्योंकि स्वर तंत्रियां अधिक खुली हैं इसमें। जब ओ देखें तो ओ अर्ध संवृत है, और यदि उ देखें तो ये संवृत होता है। तो इस आधार पर इन मानक स्वरों की बात की जाती है। और ये लगभग सभी विश्व की सभी भाषाओं में ये मानक या प्रधान स्वर, जो 8 प्रधान स्वर हैं, वो पाए जाते हैं। देखिए इसके बाद जो हम बात करते हैं वो ध्वनि गुण की बात करते हैं। ध्वनि गुण की बात इसलिए क्योंकि ये लगभग हम भाषा वाली चीज में भी पढ़ चुके हैं, इसलिए एक जल्दी से इसका दोहराव हो जाएगा। देखिए प्रत्येक व्यक्ति नित्य प्रति बोलने में जाने कितनी ध्वनियों का प्रयोग करता है, और ये जो ध्वनियां बोलने का वो प्रयास करता है, जो बोलता है उन्हें नाना भांति से बोलता है। कभी वो अधिक बलपूर्वक बोलता है, कभी बहुत कोमल रूप से बोलता है, कभी उसमें बहुत अधिक आघात करता है, और कभी वो फुसफुसाहट के रूप में बोलता है। तो इन व्यंजनों का बहुत सारा बहुत प्रकार से उच्चारण किया जाता है। कभी उसकी गति बढ़ा देता है वो, कभी यति बढ़ा देता है, कभी उसका स्वर बढ़ा देता है। तो इस आधार पर ध्वनि गुण जो हैं 4 माने गए हैं।
जिन्हें हम मात्रा कह सकते हैं, स्वर कह देते हैं, एक उसकी वृत्ति होती है और एक उसमें आघात होता है। तो देखिए मात्रा, सबसे पहले हम मात्रा लें। हमने कल भी देखा कि मात्रा उसे कहते हैं जो किसी भी ध्वनि के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। और जब मात्रा के भेद करते हैं तो वहाँ ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ये 3 भेद हैं। कल हमने देखा कि जिस ध्वनि के उच्चारण में 1 चुटकी भर का समय लगे वो ह्रस्व स्वर हैं, जिनके उच्चारण में 2 चुटकी का समय लगे अर्थात कुछ अधिक समय लगे वो दीर्घ स्वर हैं। और जब जिसका 3 का साइन है, 3 का चिन्ह है और इसका मतलब है जिसमें 3 गुना समय लगे, ह्रस्व की अपेक्षा 2 गुना समय लगे, उसे प्लुत कहा जाता है। तो ये 3 प्रकार की ध्वनियां हैं। इनको अगर मात्रा से हम बताएं तो 1 मात्रा को ह्रस्व कहा जाता है, 2 मात्रा को हम दीर्घ मात्रा कहते हैं और प्लुत में हम 3 मात्रा को कहते हैं। तो प्राय जब हम देखते हैं ह्रस्व से दुगना समय जो है वो दीर्घ में लगता है और ह्रस्व से तिगुना समय जो प्लुत में लगता है। इसमें वैसे तो ये मात्रा भेद बहुत हम स्थूल रूप से कह रहे हैं, बहुत वैज्ञानिक इसके पीछे क्रियाएं हैं, लेकिन ये हम चूंकि हमें पहचाननी भी तो है चीजें, हमने प्रयोगात्मक रूप से करनी है, इसलिए हमें ये ध्यान रखना है। लेकिन ये सारे नियम कविता में काम नहीं करते। यदि कोई कवि है तो वो वहाँ पर किसी भी शब्द का उच्चारण वहाँ पर किसी भी तरह से करने को उसको पूरी तरह से स्वतंत्रता है। तो कवियों के सामने ह्रस्व के और दीर्घ के ये जो नियम हैं ये फेल हो जाते हैं। लेकिन यदि हम ये देखें तो ये जो वैदिक भाषाएं हैं, हमारी संस्कृत में इसका बहुत अधिक महात्म्य है, जहाँ पर हम नाना मंत्रों को उच्चरित करते हैं, उनकी बात करते हैं, या बहुत जो श्लोक पढ़ते हैं उसमें ये बात देखते हैं। दूसरी तरफ जब जो प्लुत स्वर है, जो तीसरा स्वर है, वो या तो कोई व्यक्ति किसी दूर बैठे किसी व्यक्ति को पुकारता है तो उसका स्वर अकस्मात ही प्लुत हो जाता है। जैसे राम कह के वो पुकारेगा तो वो राम वो इतना दीर्घ हो जाएगा कि वो प्लुत स्वर की श्रेणी में गिना जाएगा। इसी तरह यदि हम देखें तो जो ओम का जो उच्चारण है जो सभी मंत्रों में किया जाता है वो भी वहाँ प्लुत स्वर है और उसे 3 की संख्या से वहाँ हम लिखते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वरों की जब हम बात करते हैं तो क्रमशः 1 मात्रा, 2 मात्रा और 3 मात्रा से उन्हें लिखते हैं। ये यहाँ पर देखा हमने। इसी तरह देखिए कुछ जो ध्वनियाँ हैं उनकी चौथाई, आधी या इस तरह की मात्रा भी होती है। अब वो आधी मात्रा किस प्रकार, जैसे जब हम बोलते हैं ये जहाँ अर्ध जो स्वर रहित व्यंजन जहाँ आ जाए, जैसे कि व्यक्ति हमने बोला तो वहाँ वह जो है स्वर रहित है, इसलिए हमने उसकी क्या बोली, आधी मात्रा। इसी तरह व्यक्ति में यह जो है वो तो स्वर सहित है, लेकिन क जो है वो स्वर रहित है, तो इसीलिए व और क की वहाँ आधी मात्रा कही जाएगी। तो आधी और इस प्रकार की मात्राओं का उच्चारण भी देखा जाता है। ये हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मात्रा के आधार पर हम आधी, चौथाई, 1, 2 या 3 इस तरह हम उसका विभाजन कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो मात्रा है वो इसलिए क्योंकि वह संकेतांक के रूप में होती है और उस तरह अगर किसी ध्वनि को उच्चारण किया जाए, कोई अगर उसको उसका पाठ सीखना चाहता है तो वहाँ ये उपयोगी रहती है। तो इस प्रकार मात्रा को, ध्वनि को हम विशिष्ट गुण मानते हैं, जिसमें हमने ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत मुख्यतः 3 प्रकार की मात्राओं को देखा। देखिए अब ये जो है स्वर, देखिए स्वर यहाँ पर हम उन 11 स्वरों की बात नहीं कर रहे हैं। स्वर वह ध्वनि है या वह उच्चारण स्वर है जिनको उच्चरित करने में स्वर यंत्रियों से एक तरह की आवाज या एक सुर निकलता है। ठीक है, ये जो उच्चारण होता है ये कभी नीचे हो सकता है, कभी मध्यम हो सकता है और कभी बहुत अधिक तेज हो सकता है। तो उस आधार पर हम स्वर के तंत्रीय के आधार पर इसे स्वर की व्याख्या करते हैं। क्योंकि देखिए जब स्वर तंत्रियों में जब बहुत अधिक तनाव होता है
तो क्या निकलता है, उच्च स्वर निकलता है। जैसे कि जो क्रोध की अवस्था है, जो चिंता की अवस्था में है, तो स्वर तंत्रियों में एकाएक बहुत अधिक तनाव पैदा होता है और उच्च स्वर निकलता है। लेकिन इसके विपरीत यदि हम देखें कि आलस की अवस्था है या हर्ष की अवस्था है या शिथिल अवस्था है, तो स्वर तंत्रियां भी शिथिल रहती हैं और उनसे जो है मध्यम स्वर या जो निम्न स्वर है वो निकलता है। तो इस प्रकार यदि हम स्वर से बात करें, स्वर के संदर्भ में बात करें, तो 3 प्रकार के स्वर हैं, उच्च, मध्यम और निम्न स्वर। 3 प्रकार के स्वर माने जाते हैं। इनको ही अगर हम संस्कृत व्याकरण में देखें तो इन्हें ही उदात्त, अनुदात और स्वरित स्वर कहा जाता है। जो आपके उच्च, निम्न और सम स्वर हैं उसे उदात्त, अनुदात और स्वरित स्वर कहा जाता है। देखिए, मध्यम नहीं, इसे सम कहा गया है और सम को ही स्वरित कहा गया है। तो उच्च, निम्न और सम, और वहीं उदात, अनुदात और स्वरित स्वर। तो इनमें से जो ऊंचा स्वर है उसे उदात कहते हैं, जो नीचे का स्वर है उसे अनुदात कहते हैं, और जो स्वरित है उसे सम स्वर कहा जाता है। तो यदि अगर हम इन स्वरों की महत्ता देखें तो कहाँ है, हम आम बोलचाल की भाषा में तो स्वरों का ध्यान नहीं रखते हैं, लेकिन वैदिक युग में जो मंत्रों का उच्चारण किया जाता था वहाँ इनका बहुत अधिक महात्म्य था। और इन स्वरों के प्रयोग से ही, इन स्वरों का जिस प्रकार से प्रयोग किया जाता था, उनसे उनका अर्थ भी परिवर्तित हो जाता था। हम ध्वनि परिवर्तन की दिशाओं में देखेंगे तब भी वहाँ ये बिंदु आएगा कि किस प्रकार उच्चारण से ही जो है, जिसे वक्रोक्ति, काकू वक्रोक्ति वाली बात की जाती है, उसका अर्थ परिवर्तन हो जाता है शब्द का। तो साहित्य शास्त्रियों ने जिसे काकू कहा है वही हम ध्वनि विज्ञान में उसे स्वर कहते हैं। तो ये बात ध्यान रखें। और घृणा, प्रेम, क्रोध और उत्साह आदि जो स्थितियां होती हैं, आदि जो मनोभाव होते हैं, उनमें स्वरों का विभिन्न तरह से प्रयोग किया जाता है। और यही कारण है कि स्वर को ध्वनि का विशिष्ट गुण माना जाता है। तो मात्रा हमने पढ़ा ध्वनि का एक गुण, और ये स्वर भी पढ़ा। इसके बाद होता है आघात। देखिए, आघात किस प्रकार किया जाता है, जब हम किसी ध्वनि पर उस पर विशेष बल देकर उसका उच्चारण करते हैं तो हम उसे आघात कहते हैं। देखिए, ये आघात संगीतात्मक भी हो सकता है, बलात्मक स्वराघात भी हो सकता है, और रूपात्मक स्वराघात भी हो सकता है। अभी अंग्रेजी में जिसे हम एक्सेंट कहते हैं वही बलाघात है। अभी किस तरह से बोला जाएगा, ये स्थान विशेष के कारण भी, अंचल विशेष के कारण भी बलाघात जो है वो देखने को भाषा में मिलता है। और जब हम संगीतात्मक स्वराघात की बात करते हैं तो इसमें देखिए, जो स्वर तंत्रियों में जो तनाव उत्पन्न होता है जब हम बोलते हैं, जो हमने स्वर में भी देखा कि किस प्रकार उसको उच्च, जो उदात्त स्वर की बात कर रहे हैं वहां पर भी स्वर तंत्रियों में तनाव हो रहा है। तो जब संगीतात्मक स्वराघात की बात कहते हैं, तो जब आरोह अवरोह की बात होती है उस समय भी स्वर तंत्रियों में तनाव उत्पन्न होना अत्यावश्यक है, क्योंकि यदि शिथिल रहेंगी वो स्वर तंत्रियां तो संगीतात्मक जो बलाघात है वो नहीं हो सकता। फिर यहाँ पर हमें वैदिक मंत्रों की ओर लौटना पड़ेगा। वैदिक मंत्रों में और या फिर हम देखें प्राचीन ग्रीक भाषा की जो ध्वनियाँ थी वहाँ पर इन ध्वनियों का बहुत अधिक पर्याप्त मात्रा में प्रयोग मिलता है। वैदिक में भी जो उदात, अनुदात और स्वरित है उसी स्वरों की तरह वहाँ तीव्र, गंभीर और सम स्वर मिलते हैं। तो इस प्रकार ये चीजें देख सकते हैं। ये कहा जा सकता है कि कवित्त, सवैया, दोहा, इनमें जब प्रयोग में लेते हैं तो ये संगीतात्मक स्वराघात मिलता है। प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं में ये स्वराघात की प्रवृत्ति नहीं मिलती। तो वैदिक भाषाओं में मिलती है, लेकिन प्राकृत और जो अपभ्रंश की जो भाषाएं हैं वहां पर ये बलाघात नहीं मिलता है। अब बलात्मक स्वराघात की बात करें तो देखिए, जो संगीतात्मक स्वराघात में हमने स्वर तंत्रियों में तनाव की बात की, लेकिन जो बलात्मक स्वराघात है वहां फेफड़ों पर दबाव होना चाहिए, वहां फेफड़ों पर तनाव की स्थिति होती है। मिसाल के तौर पर अगर हम देखें तो ग्रीक भाषा में बलात्मक स्वराघात की प्रवृत्ति अधिक देखने को मिलती है।
यद्यपि संस्कृत में भी ये जो बलात्मक स्वराघात की प्रवृत्ति देखने को मिलती है, जैसे कि इंद्र शत्रु एक शब्द है, लेकिन हमने बोल दिया इंद्र शत्रु, तो यदि हमने इंद्र पर बलाघात दे दिया तो उसका तात्पर्य हो गया इंद्र है शत्रु जिसका। तो यहाँ पर हमने बहुब्रीहि समास हो जाता है यदि हम ये कहते हैं इंद्र है शत्रु जिसका, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि हमने इंद्र पर जोर दिया, लेकिन यदि हम इंद्र शत्रु कहते हैं तो मतलब इंद्र का शत्रु, तो वहां तत्पुरुष समास हो जाता है। तो ये जो बलाघात है, लेकिन इसको बोलने में स्वरतंत्रियों में खिंचाव या तनाव की अपेक्षा फेफड़ों पर जो बलाघात है, तनाव जो है वो वहां उत्पन्न होता है। इसी तरह अंग्रेजी के अनेक शब्द हैं जिनका इस तरह से एक्सेंट जहाँ पर परिवर्तन होता है, जहाँ बलाघात देखा जा सकता है। हिंदी में अगर हम देखें तो मात्रिक और वार्णिक छंदों में ये स्थिति मिलती है। तीसरी जो चीज है रूपात्मक स्वराघात। तो देखिए हर एक व्यक्ति किसी ध्वनि का उच्चारण अलग तरह से करता है, हर एक व्यक्ति की बनावट अलग होती है, हर एक व्यक्ति की जो वागिंद्रियां हैं उनकी बनावट अलग अलग होती है, उसकी जो स्वरयंत्रियां हैं उसकी बनावट अलग अलग होती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं, ये देखते हैं कि हर एक व्यक्ति की आवाज की भिन्न दूसरे व्यक्ति की आवाज से भिन्नता होती है। तो ये रूपात्मक स्वराघात कहलाता है, क्योंकि जिस प्रकार दो व्यक्तियों की आवाज कभी पूर्णतया नहीं मिलती, उसी तरह दो व्यक्तियों के उच्चारण या बोलने में भी अंतर अवश्य रहेगा। तो प्रत्येक व्यक्तियों की स्वरतंत्रियों की बनावट पर यह निर्भर है, इसलिए इसे रूपात्मक स्वराघात भी कहते हैं। तो ये हमने देखी जो आघात वाली प्रवृत्ति है, जिसमें संगीतात्मक जो स्वराघात देखा, बलात्मक स्वराघात देखा और रूपात्मक स्वराघात की हमने बात की। देखिए रूपात्मक स्वराघात के आधार पर ही किसी की आवाज भारी, किसी की महीन, किसी की मधुर होती है। तो उसमें उसका कोई दोष नहीं होता है, उसकी जो वागिंद्रियां हैं, उसकी जो स्वरतंत्रियां हैं, उसकी बनावट ही इस तरह की होती है कि उस आवाज में उच्चारण में उसके ये वैभिन्न नजर आता है। कोई भाषा वैज्ञानिक भी गलत शब्दों का उच्चारण कर सकता है, हालांकि उसे शब्द की निर्मिति पक्ष और सब कुछ ध्यान हो, लेकिन चूंकि उसके उच्चारण अवयवों में ही वो भिन्नता है, तो वो उसका उच्चारण उससे सही तरीके से नहीं कर पाएगा। इसके बाद एक जो महत्वपूर्ण गुण है ध्वनि गुण में, चौथा और अंतिम, वो है वृत्ति। देखिए वृत्ति को आप यूं मान लीजिए एक तरह से गति जिसे हम कहते हैं, या इंग्लिश में जिसे आप स्पीड कहते हैं। देखिए कई जो व्यक्ति होते हैं बहुत स्पीड से बोल जाते हैं, एक क्षण में अपनी बात को खत्म कर देते हैं, और एक जो व्यक्ति होता है बहुत मध्यम मध्यम धीरे धीरे बात को बोलता है। तो जिस तरह हम देखते हैं कि अब तक हमने तीनों बातों को देखा कि मात्रा किस प्रकार ध्वनि को प्रभावित करती है, स्वर या आघात किस प्रकार प्रभावित करते हैं, उसी तरह वृत्ति भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और इस वृत्ति या गति की भी तीन प्रमुख प्रकार होते हैं, जिसमें हमने द्रुत, मध्यम और विलंबित। तो द्रुत मतलब आपको पता है, द्रुत वेग से, तो तीव्र गति से जो चीज बोली जाती है, या उच्चारण की जो तीव्र गति होती है उसे हम क्या कहते हैं, द्रुत गति कहते हैं। प्राय हम देखते हैं, जैसा कि मैंने बताया, कुछ व्यक्ति बहुत जल्दी बोलते हैं। ये सामान्य आप तब देखिए जब कोई अपने धार्मिक अनुष्ठान कर रहा है, या कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ रहा है, कोई आरती पढ़ रहा है, कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, कोई सुंदरकांड पढ़ रहा है, उनका उसमें उद्देश्य भी पूर्ण हो जाता है और उसे वो जल्दी समाप्त भी कर देते हैं। उसमें किसी प्रकार का अवरोध नहीं आता, और यदि कोई और सुन भी रहा है तो वहां पर भी कोई अवरोध नहीं आता। तो ये जो पाठ हैं ये बहुत अधिक तीव्र उच्चारण से किए जाते हैं, और इतने तीव्र गति से किए जाते हैं कभी कभी तो कि पास वाला व्यक्ति समझ ही नहीं पाता कि आखिरकार ये कर क्या रहे हैं। तो ये द्रुत पाठ कहलाता है। यद्यपि ये जो द्रुत पाठ जो है वो एक वक्ता के लिए ये ठीक नहीं माना जाता, वक्तृत्व कला के लिए ठीक नहीं माना जाता। कोई भाषण दे रहा है, कोई अध्ययन करवा रहा है, यदि उसमें वो बहुत तीव्र वेग से बोल रहा है, तीव्र गति से बोल रहा है, तो वहाँ पूरी तरह जो बात है
वो पाठकों तक, श्रोताओं तक नहीं पहुंचेगी। इसलिए जो द्रुत जो ये पाठ माना जाता है, ये एक तरह से केवल और केवल अभ्यास के लिए ही सर्वथा उपयोगी माना जाता है। इसके अलावा यदि आप अध्ययन के क्षेत्र से जुड़े हैं और आप एक वक्ता हैं तो ये आपकी कमी वहां पर दर्शाएगा। तो ये द्रुत पाठ था, द्रुत वृत्ति का जो पहला भेद था। उसके बाद जो बात है मध्यम, जहां पर उच्चारण की जो गति है वो ना तो अधिक तीव्र होती है और ना ही अधिक मंद होती है, उसे हम मध्यम कहते हैं। ये वृत्ति आप जो लोग परस्पर वार्तालाप कर रहे हैं उस समय ये वृत्ति देखने को मिलती है, मध्यम वृत्ति। इसमें जो व्यक्ति बात कहते हैं वो एक व्यक्ति के विचार दूसरे के सम्मुख आसानी से प्रकट हो जाते हैं, तो ये मध्यम वृत्ति है। एक जो तीसरी वृत्ति है विलंबित वृत्ति। देखिए, इसमें जो पाठ किया जाता है या जो बात कही जाती है या जिन वाक्यों का उच्चारण किया जाता है, जिन पदों का उच्चारण किया जाता है, वो बहुत ही अधिक उनका उच्चारण मंद गति से होता है। तो इस वृत्ति में ये देखा जाता है कि प्राय जो वक्ता है वो अपने हर बात को बहुत अधिक समझा कर कहता है। तो या तो ये वृत्ति बहुत कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में काम में ली जाती है, या किसी मनोविज्ञान से संबंधित किसी व्यक्ति की जब हमें बात करनी है, उसे कोई बात मनोवैज्ञानिक कारणों से समझाना है, तो वहाँ वो देखने को मिल सकती है। तो इस तरह, या हमने भावनात्मक स्तर पर किसी को सहेजना है, संभालना है, तब भी ये विलंबित गति देखने को मिलती है। प्राय जब हम देखते हैं उपदेशकों, प्रवचकों या फिर ये जो आपके वक्ता होते हैं, जो कि प्रवचनकर्ता होते हैं, वो ये विलंबित पाठ अक्सर किया करते हैं। तो ये हमने वृत्तियां देखी जो द्रुत, मंद और विलंबित, ये 3 गतियां थी। तो इनमें इन सभी से उच्चारण प्रक्रिया का, जब हमने स्वर की बात की, हमने आघात की बात की, हमने वृत्ति की बात की, तो इनसे यही है कि इनमें उच्चारण की प्रक्रिया का हमें पता चलता है। जब हम मात्रा की बात करते हैं तो हमें वहाँ पता चलता है कि ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर का उच्चारण किस प्रकार होता है। जब हम आघात की बात करते हैं तो हम ये देख पाते हैं कि स्वराघात किस तरह होता है, किस प्रकार मंत्र उससे प्रभावित होते हैं, किस प्रकार श्लोकों का उच्चारण वहाँ उनसे किया जा सकता है। इसी प्रकार जब हम वृत्ति देखते हैं तो किस प्रकार जो गति है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और इसी तरह जो हमने स्वर की बात कही, कब हम उदात, अनुदात और स्वरित स्वरों में बात करते हैं, कब हम उच्च स्वर, निम्न स्वर और सम स्वर में बात करते हैं, वो बात की। देखिए, इनके अध्ययन का एक फायदा ये भी है कि जो वो वक्ता है वो अपने उच्चारण को सलीके से पहचान सकता है कि उसे अपनी बात कहाँ और किस तरह से कहनी है, उन्हें ध्वनियों का उच्चारण किस तरह से करना है। देखिए, आज हमने संयुक्त व्यंजन, संयुक्त स्वर भी देखे, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कि किन ध्वनियों का उच्चारण किस प्रकार होता है। तो आज हमने ध्वनि विभाजन को फिर से देखा, व्यंजन विभाजन को हमने फिर से देखा, स्वर विभाजन को फिर से देखा, और साथ ही हमने ध्वनि गुण की बात की, जो 4 ध्वनि गुण हैं, मात्रा, स्वर, बलाघात और जो वृत्ति, ये जो 4 प्रधान गुण हैं ध्वनि के, उन पर बात की। आगे जब हम बात करेंगे तो ध्वनिग्राम पर बात करेंगे और श्रुति पर बात करेंगे, और ध्वनि विकार के क्या कारण हैं हम उन पर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।